वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? होप सो सब अच्छा होगा। उम्मीद है आपने लास्ट के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, प्रीवियसली सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे आपने। अभी तक हम लोग ने 2 सम्स किए हुए हैं, ठीक है। पहला सम्स क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक सम भी बोला था ट्राई करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आपने ट्राई किया घर पे? ठीक है, अगर ट्राई किया आपने तो आप आंसर चेक करोगे, अगर नहीं किया आपने ट्राई तो आप मेरे साथ करोगे, ठीक है। चलो देखो कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 2007, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी का नाम है मेसर सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। चलो सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलो आप मुझे बताओ, हम लोग ने 2 सम्स कर लिए तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल RMC, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल RMC, रॉ मटेरियल परचेज RMC, ड्राइंग ऑफिस सैलरी। चलो मेरे को पता है आप इसका आंसर रॉन्ग ही देने वाले हो। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, अच्छा खाली ऑफिस सैलरी होता तो ऑफिस में चले जाता, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है ड्राइंग ऑफिस सैलरी। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा ये प्रोडक्ट है मार्कर बनाना, ध्यान से सुनो, मेरा ये प्रोडक्ट है मार्कर बनाना। तो आपको भी पता होगा हर कंपनी अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन करवाती है, ड्राइंग करवाती है, तभी तो मैन्युफैक्चर होता है, हाँ या ना? या फिर वर्कर अपने मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लेता है? नहीं, उस वर्कर को एक डिज़ाइन दिया जाता है, उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन दिया जाता है, उस डिज़ाइन फिर वो क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है जिसको सांचा बोलते हैं, और फिर प्रोडक्ट बनता है। मेरा क्वेश्चन है, मैंने बुलाया एक टेक्नीशियन को जिसने मुझको ड्राइंग बना के दी। अब जाहिर सी बात है वो ऑफिस में बैठ के काम करेगा, ना कि फैक्ट्री में जहाँ पे सब आवाज़ आ रही होगी मशीन चलने की। तो उसने एक ड्राइंग बनाया मेरे प्रोडक्ट का ड्राइंग बनाया, ये कैसे बनना चाहिए, उसका एक शेप बनाया, डिज़ाइन बनाया। मैंने उसको जो सैलरी दी, सोच के आंसर दो, वो ऑफिस का खर्चा है या फैक्ट्री का खर्चा है? सोचो, ये ऑफिस का खर्चा है या फैक्ट्री का खर्चा है? आंसर ये फैक्ट्री का खर्चा है। जानते हो क्यों? उसने जो ड्राइंग किया, उसको जो आपने पैसा दिया, वो ड्राइंग इम्प्लीमेंट कहाँ होने वाला है, उसका यूज़ कहाँ होने वाला है? फैक्ट्री में। काम उसने भले ऑफिस में बैठ के किया हो, लेकिन वो जो खर्चा पे कर रहे हो आप उसको, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है, उसका यूज़ कहाँ पर है? फैक्ट्री में। ये खर्चा आपको कहाँ बुक करना है? फैक्ट्री में बुक करना है। क्लियर? तो खाली ऑफिस सैलरी होता तो ऑफिस में जाता, लेकिन ड्राइंग ऑफिस सैलरी वर्ड आ गया तो फैक्ट्री में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये भी नया वर्ड है, ध्यान से सुनो। आपने रॉयल्टी वर्ड सुना होगा, पहले भी 11 से ये वर्ड सुनते आ रहे हम लोग, हाँ या ना? देखो मेरा काम है ये मार्कर बनाना, अब सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल पे ध्यान दो। मेरा काम है ये मार्कर बनाना। मार्कर किसका है? कैमलिन का है। मैं मार्कर तो बनाता हूँ बट प्रोडक्ट मेरा नहीं है। प्रोडक्ट किसका है? कैमलिन का है। तो मैंने पता है कैमलिन वाले से क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने कहा देख ये प्रोडक्ट मैं बनाऊँगा, मतलब इसको बनाने का खर्चा पूरा मेरा, मटेरियल का खर्चा, सारा खर्चा सब मेरा। मैं सिर्फ प्रोडक्ट पे नाम किसका लिखूँगा? कैमलिन वाले का। मैंने कैमलिन वाले से क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कैमलिन वाला क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्री करेगा? सोच के आंसर दो। आप बोलोगे नहीं सर वो क्यों एग्री करेगा, अपना ब्रांड नेम आपको क्यों यूज़ करने देगा, हाँ या ना? आप ऐसा ही सोच रहे हो। तो मैंने उसको पता है क्या ऑफ़र किया कैमलिन वाले को? मैंने कहा देख एक मार्कर बिकता कितने में मार्केट में? 25 रुपये में। तो मैं एक मार्कर जब भी बेचूंगा उसमें से जो 5 रुपये है वो मैं पे करूँगा कैमलिन को। अब बोलो कैमलिन वाला अब राज़ी हो जाएगा? आंसर अब राज़ी हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि मैं उसका क्या यूज़ कर रहा हूँ? ब्रांड नेम यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं? उसका ब्रांड नेम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हर प्रोडक्ट बनाने के पीछे 5 रुपये किसको दे देता हूँ? कैमलिन वाले को। ये मैं रॉयल्टी रिसीव्ड कर रहा हूँ या पेड कर रहा हूँ? ध्यान से सोचिए, बताओ। ये मैं रॉयल्टी रिसीव्ड कर रहा हूँ या पेड कर रहा हूँ? आंसर मैं रॉयल्टी पेड कर रहा हूँ। किसको पेड कर रहा हूँ? कैमलिन वाले को। अब जब मैं हर प्रोडक्ट पे जो है 5 रुपये देने वाला हूँ, उसका ब्रांड नेम यूज़ करने के चक्कर में उसका नाम क्या होता है? रॉयल्टी। और ये मैं रिसीव्ड कर रहा हूँ या पेड कर रहा हूँ? आंसर ये मैं पेड कर रहा हूँ। तो ये कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा। कौन सा खर्चा है? सोचो जल्दी से, कौन सा खर्चा है? सर डायरेक्ट क्यों? याद करो मैंने डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग क्या बताया था? वो सारा खर्चा जो मेरे प्रोडक्ट से डायरेक्टली इनकर्ड हो। क्या ये जो मैं ब्रांड नेम यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये मेरे प्रोडक्ट से सीधे रिलेटेड है? आंसर हाँ, सीधे रिलेटेड हो। ब्रांड नेम इस पर ही तो मैं क्या करने वाला हूँ?
इस पे ही तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, इस पे ही तो मैं उसको दिखाऊँगा। इस पे जो रॉयल्टी पे कर रहा हूँ वो भी किसका खर्चा होगा, मार्कर का खर्चा होगा। सोचो एग्जांपल के लिए मेरा मटेरियल है, अब ये मार्कर को बनाने का कौन कौन सा खर्चा आएगा, तो मटेरियल का खर्चा आएगा, लेबर का खर्चा आएगा। मीन्स मान लेते हैं, चलो एग्जांपल के लिए एक मार्कर बनाने के लिए मुझे लगता है 1 किलो रॉ मटेरियल, एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 किलो लगेगा नहीं, फिर भी एग्जांपल देता हूँ। एक मार्कर बनाने के लिए 1 किलो मटेरियल लग रहा है, तो 1 किलो मटेरियल का भाव पकड़ लेते हैं 50 रुपया। ऐसे ही कुछ भी एग्जांपल है, 1 किलो मटेरियल का भाव पकड़ लेते हैं 50 रुपया। तो क्या लगता है 50 रुपये में ये रेडी हो जाएगा? आंसर नहीं, 50 रुपये का तो रॉ मटेरियल है। फिर लेबर का खर्चा, जो लेबर इसको मशीन में डाल के फिनिश गुड्स बनाएगा उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो समझो लेबर को आपने दिया 20 रुपया, अब ये मार्कर कितने का हो गया, 70 रुपये का। बस यही दो खर्चा नहीं हुआ, मटेरियल और लेबर का ही खर्चा नहीं हुआ, ये ब्रांड नेम जो इस पर आपने छापा हुआ है इसका भी दिया आपने 5 रुपया कैमलिन वाले को। तो अब इसको प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना हो गया, 75 रुपीज़ हो गए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया, पर यूनिट 75 हो गया। अब बात समझ रहे हो, मटेरियल का खर्चा भी आएगा, लेबर का भी खर्चा आएगा, और जो मैंने उस पर ये ब्रांड नेम मैंने जो छापा हुआ है इसका जो मैंने रॉयल्टी दिया ये भी तो इसका ही कॉस्ट है ना, हाँ या ना? हाँ। तो आपको समझ में आया डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे बनाइए, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आ गया, क्या बोल रहा हूँ, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो आप उसको क्या करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करोगे, ठीक है। चलो तो क्या लिखोगे अब इसमें, डायरेक्ट एक्सपेंस। यह आपने ऑलरेडी अपने थियोरी पार्ट में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आते हैं, आपने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड RMC, कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड, याद करो लास्ट आइटम मैंने यहाँ पे लिखा था डिस्काउंट अलाउड, इग्नोर होगा। क्यों इग्नोर होगा, वो खर्चा प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीन, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन कहाँ यूज़ होता है, फैक्ट्री में, उसका रिपेयर करवाओगे तो फैक्ट्री का खर्चा, तो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, आगे लिखा है फैक्ट्री, सिंपल फैक्ट्री में जाएगा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ब्रैकेट में लिखा है ऑफिस, सिंपल ऑफिस में जाएगा। ऑफिस कन्वेंस, ऑफिस कन्वेंस, अच्छा वैसे तो बिना कुछ सोचे समझे आप ऑफिस बोल सकते हो क्योंकि ऑफिस वर्ड लिखा हुआ है। कन्वेंस का मतलब जो ट्रैवलिंग का खर्चा देते हैं, जो ट्रैवलिंग का खर्चा देता है ना बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को, उसको कन्वेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन, सिंपल सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन, सेलिंग में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव वेजेस, सोचो प्रोडक्टिव वेजेस, कुछ याद आ रहा है, हम लोग ने यहाँ थियरी पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेस के दो नाम और होते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। तो प्रोडक्टिव वेजेस का मीन्स ये कौन सा वेजेस है, ये डायरेक्ट वेजेस है, डन। आगे लिख लो आप डायरेक्ट वेजेस। चलो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, फैक्ट्री। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस। डायरेक्टर फीस, सोचो लास्ट लेक्चर में भी ये वर्ड आया था डायरेक्टर फीस, ये जाएगा ऑफिस में। लास्ट लेक्चर में सेम वर्ड नहीं आया था, लास्ट लेक्चर में आया था टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, आपने उसको फैक्ट्री में डाला था क्योंकि टेक्निकल रिलेटेड वर्ड फैक्ट्री में होता है। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टर सैलरी है, डायरेक्टर फीस है, कहाँ जाएगा, ऑफिस में जाएगा, ठीक है। गैस एंड वाटर चार्जेस ब्रैकेट में फैक्ट्री लिखा हुआ है, फैक्ट्री। गैस एंड वाटर चार्जेस ब्रैकेट में ऑफिस लिखा हुआ है, ऑफिस। मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी, ऑफिस। कॉस्ट ऑफ कैटेलॉग प्रिंटिंग, कॉस्ट ऑफ कैटेलॉग, कैटेलॉग वर्ड सुना है आपने? देखो आप सपोज आप गए होटल में कुछ खाने के लिए, तो आपको टेबल पे मेनू कार्ड मिलता है ना, वो मेनू कार्ड क्यों रखा होता है, सर लिस्ट ऑफ आइटम पता चलेगा कौन कौन सा आइटम मिलता है, क्या प्राइस है उसका, राइट। वैसे ही आपने कभी देखो कलर ख़रीदने जाते हो, आप किसी शॉप पे जाते हो, हार्डवेयर शॉप पे कलर ख़रीदने के लिए, पेंट ख़रीदने के लिए, तो आपको एक बुक ला के दे देता है वो, तो बुक में अलग अलग शेड्स के कलर लिखे, तो आपको जो कलर पसंद है वो आप ले लेते हो। वो जो बुक होती है ना उसको कैटेलॉग बोलते हैं। मतलब आप, ये मैंने दो एग्जांपल दिए, एक होटल वाला और एक उसको आप मेनू कार्ड स्पेसिफिकली बोलते हो और उसको वो जो बुक बोलते हो। इन चीज़ को मतलब बिजनेसमैन को हर इंडस्ट्री में होता है, वैसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ दो ही जगह हो, हर इंडस्ट्री में होता है। जो बुक रखी होती है जहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स और उसके प्राइसेस लिखे होते हैं, वो जो बुक हर बिजनेसमैन रखता है, होटल वाला रखता है, कलर मैंने बताया वो रखता है। आप इवन शॉप में जाओ, क्लॉथ शॉप में कपड़ा वगैरह ख़रीदने जाओगे तो वहाँ भी उनके पास एक होता है, बुकलेट होता है जिसमें कौन कौन से वैरायटी के कपड़े हैं और क्या प्राइस है वो लिखा होता है। ये जो बुक है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये
एक बिजनेसमैन खर्चा करता है कि नहीं इसके ऊपर? सोचो, खर्चा करता है तभी तो उसके पास है। मैं कहता हूँ मेरे पास ये बुक है, ये इसमें मेरे प्रोडक्ट के नाम और साइड में प्राइस लिखे हुए हैं, तो ये बुक अपने आप थोड़ी आया होगा, मैंने इसको छपवाया होगा ना, प्रिंटिंग वाले को खर्चा दिया होगा। मेरा क्वेश्चन है इसका मैं खर्चा क्यों करता हूँ? आंसर अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। क्यों करता हूँ मैं? अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। आप बोलोगे सर इससे कैसे सेल्स बढ़ता है? तो सुनना, जब कोई कस्टमर आता है, जैसे आप होटल में गए, होटल में जाके बैठे हो, वेटर आया, तो आप सोचो ज़रा वो जितने आइटम मिल रहे हैं उस होटल में, सब वो बोलेगा आपको, वर्बली बोलेगा, और आप सुनोगे और इसका प्राइस, आप टेंशन में आ जाओगे कितने सारे, और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उसने कितने प्रोडक्ट के नाम ले लिए और क्या प्राइस बता दिया। हाँ या ना? वो मेनू कार्ड रखा होता है तो आप इजीली आप एक एक पढ़ के प्राइस देख के जो ऑर्डर करना होता है ऑर्डर करते हो, तो उससे ईज़ हो जाता है कि नहीं बिज़नेस करना? कैटलॉग से ईज़ हो जाता है। हाँ, बिज़नेस करना बहुत ही स्मूथ हो जाता है उस कैटलॉग से। तो मेरा क्वेश्चन है, वो जो मैंने कैटलॉग प्रिंटिंग करवाया, जो मैंने मतलब बिजनेसमैन ने, वो क्यों करवाया? सर अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। क्यों करवाया? अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। हाँ या ना? ठीक है, तो कहाँ जाएगा ये? सेलिंग में जाएगा। नेक्स्ट, लूज टूल्स रिटन ऑफ। सुना, लूज टूल्स मीन्स कंपनी में, फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, वहाँ पे टूल्स होता है, पाना पकड़ वगैरह होता है, जैसे मशीन टाइट करना होता है, खोलना होता है। हाँ या ना? तो उसको लूज टूल्स बोलते हैं। रिटन ऑफ मीन्स डेप्रीशिएशन। तो अगर लूज टूल्स पे डेप्रीशिएशन आया तो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा, क्योंकि एसेट कहाँ का है? फैक्ट्री का है। ठीक है, तो कहाँ जाएगा ये? फैक्ट्री में। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, नया पॉइंट है, ध्यान से सुनो। ट्रेड फेयर मीन्स ये एक मेला होता है। आपने देखा होगा, आप कभी फोर्ट साइड जाते हो, चर्च गेट साइड, तो कभी कभी किसी महीने में वहाँ पे ना एग्जीबिशंस लगे होते हैं। मतलब सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना अपना स्टॉल लेके वहाँ पे अपने अपने प्रोडक्ट का छोटा छोटा स्टॉल डाल के एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उसको एक मेला टाइप होता है। तो उस पर सपोज़ मैंने अपने बिज़नेस का एक ट्रेड फेयर एग्जीबिशंस लगवाया वहाँ पे, तो क्या लगता है वो स्टॉल लगवाने का खर्चा नहीं होता होगा? आंसर बिल्कुल होता होगा। स्टॉल लगवाने का खर्चा प्लीज़ जो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, जैसे मेरे कंपनी की तरफ से मैंने किसी को भेजा जो अपना प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, बेच रहा है, उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो ये टोटल खर्चे को आप क्या बोलते हो? ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ जाएगा बोलो? सोच के बोलो। सेलिंग में जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो मैंने ट्रेड फेयर किया था, तो जो मेले में हम लोग जाके वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो ये खर्चा सेलिंग का हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये कहाँ जाएगा? सेलिंग में जाएगा। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट पे आते हैं। आउट ऑफ 48 आवर्स इन अ वीक, मैनेजर डिवोट्स 40 आवर्स फॉर फैक्ट्री एंड 8 आवर्स फॉर ऑफिस पर वीक फॉर द होल ईयर। ओके, कुछ समझा आपको? बताओ, कुछ समझा आपको? बोल रहा है आउट ऑफ 48 आवर्स अ वीक, वीक में कितना काम होता है फैक्ट्री के अंदर? 48 आवर्स, उसमें से मैनेजर डिवोट्स 40 आवर्स फॉर फैक्ट्री एंड 8 आवर्स फॉर, ओके, तो मैनेजर अपना 40 घंटा किसको देता है? फैक्ट्री को। 8 घंटा किसको देता है? ऑफिस को। फिर से सुनो, मैनेजर कंपनी में एक हफ्ते में कितना घंटा काम करता है? 48 आवर्स। ठीक है, 48 आवर्स में से हफ्ते में 40 घंटा वो कहाँ देता है? अपना फैक्ट्री में। 8 घंटा कहाँ देता है? ऑफिस में। आप मैनेजर को सैलरी कितनी देती हो? देखो, आप मैनेजर को सैलरी कितना देते हो? तो फोर्थ लास्ट आइटम देखो लिखा है 60,000 रुपये। आप मैनेजर को 60,000 रुपये सैलरी देते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम लोग अभी सीख रहे थे तो पूरा का पूरा मैनेजर सैलरी आपने कहाँ डाल दिया? ऑफिस में। ये अज्यूम करते हुए कि मैनेजर ने कहाँ अपना टाइम दिया होगा? ऑफिस में। लेकिन एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि मैनेजर ने पूरा टाइम अपना ऑफिस में नहीं दिया, उसने 40 घंटे कहाँ दिए? फैक्ट्री में, और 8 घंटे कहाँ दिए? ऑफिस में। तो आपको उसकी सैलरी को भी क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री और ऑफिस में बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो देखो, कुछ करना नहीं है। अमाउंट कितना है? 60,000। अच्छा, बांटना किस में है? 40:8 में। ठीक है ना? क्या स्टाइल होती है बांटने की? टोटल कितना हो गया? 48। तो अब 60,000 को क्या कर दोगे बोलो? याद है ना कैसे बांटते हैं? देखो, 60,000 डिवाइड बाय टोटल कितना है? 48, इक्वल टू प्रेस नहीं करना होता है, इनटू पहला कितना है? 40, तो 40 इक्वल टू, तो इसका आया 50,000, और दूसरा कितना है? 8, तो 8 इक्वल टू इसका आया 10,000। 40 घंटा उसने कहाँ दिया था? फैक्ट्री में दिया था, और यहाँ ये कितना दिया था? ऑफिस में दिया था। समझ में आया? तो जहाँ 60,000 लिखा है ना मैनेजर सैलरी के आगे, उसके आगे आप ऐसे 2 एरो करो, 50 और 10, 50 फैक्ट्री में, 10 ऑफिस में। ठीक है, बांटना समझ में आया? फिर से देखो, 60,000 बांटना था, डिवाइड बाय 40:8 में बांटना था, मतलब 48, तो ये रहा 48।
इक्वल टू प्रेस नहीं करना है, इन टू प्रेस किया मैंने। अब पहले कितना है 40, तो मैं लिखूँगा 40 और इक्वल टू, फिर कुछ नहीं प्रेस करना है, फिर 8 है, फिर 8 और फिर इक्वल टू, हो गया 10। कोई डाउट? ठीक है, चलो होप आपको इतना समझ में आया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द मैनेजमेंट हैज़ फिक्स द सेलिंग प्राइस एट द रेट 110% ऑफ कॉस्ट। वो बोल रहा है मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो अपना सेलिंग प्राइस क्या रखेगा, अपने कॉस्ट का 110%। देखते हैं सबसे लास्ट में आएगा ये तो, हाँ या ना। चलो सम को स्टार्ट करूँ मैं, आर यू रेडी? आप रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आपने ये लिख लिया 60,000 का 2 बाइफरकेट करना है, 50 और 10, 50 फैक्ट्री में 10 ऑफिस में। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10, क्वेश्चन नंबर 10। नाम क्या है इसका? सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेसर सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या आपको बताया है उसने ईयर एंडेड है या क्वार्टर एंडेड है? हाँ बताया, मतलब ईयर एंडेड। आपको लिखना है कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड। देखो डेट क्या लिखी हुई है वहाँ पे, डेट कितनी लिखी है देखो, 31 मार्च 2007, तो 31 मार्च 2007, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखते हो आप? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, और यहाँ क्या होता है? क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड। पता है ना इसका आंसर कहाँ लिखते हैं? टाइप 2 में लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो? टाइप 1 कर रहे हैं। ये होता है वर्किंग, और ये कौन सा कॉलम है बोलो? टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करूँ मैं सॉल्व करना। मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मुझे बताओ इसमें सबसे पहले क्या लिखते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम में? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ मुझे फटाफट से अमाउंट कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट बताओ। 2,35,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,35,000। नेक्स्ट क्या लिखते हो बोलो? ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, जल्दी बताओ? 10,40,000, तो यहाँ लिखेंगे 10,40,000। नेक्स्ट क्या लिखते हो? ऐड कैरीज इनवर्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरीज इनवर्ड, दिया हुआ है तो आप लिखोगे, नहीं दिया होता तो स्किप कर देते। कितना दिया है कैरीज इनवर्ड? देखो फटाफट से 41,000, तो यहाँ पे आएगा 41,000। नेक्स्ट अब क्या करोगे बोलो? लेस करोगे। क्या लेस करना है आपको? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? कितना दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? देखो फटाफट से 2.5 लाख रुपए। तो यहाँ कितना लिखोगे आप? 2.5 लाख रुपए, ठीक है ना। चलो सॉरी ये नहीं आएगा, बताओ कितना आएगा ये? 2,35,000 प्लस 10,40,000 प्लस 41 माइनस 2,50,000, तो ये हो गया 10,66,000, 10,66,000, ठीक है। चलो तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का आंसर कितना आ गया? 10,66,000। नेक्स्ट क्या लिखते हो बोलो? डायरेक्ट वेजेस लिखते हो। क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया है? आंसर दिया हुआ है, लेकिन नाम बदल दिया है ना। नाम क्या दिया है बोलो इसका? इस बार नाम बदल के उन्होंने दिया है प्रोडक्टिव वेजेस, तो आपको यहाँ लिख देना है ये क्या है? प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस। कितना दिया प्रोडक्टिव वेजेस? 7 लाख रुपया। सीधा आउटर कॉलम में लिखोगे 7 लाख रुपया। नेक्स्ट क्या लिखना होता है बोलो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन,
रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। चलो मुझे बताओ कितना अमाउंट है रॉयल्टी इन प्रोडक्शन का। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन का अमाउंट है 70,000 रुपया। तो यहाँ आ जाएगा 70,000 रुपया। अब तीनों को ऐड कर दोगे तो 1066 प्लस 7 लाख रुपीज़ प्लस 70,000, तो ये हो गया 18,36,000। 18,36,000। अच्छा मार्कर बराबर चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। कितना है 18,36,000, ठीक है। इसका नाम बताओ फटाफट से। तो इसका नाम होता है प्राइम कॉस्ट। इसका नाम क्या होता है बोलो? प्राइम कॉस्ट। तो इसमें क्या ऐड और क्या लेस करना होता है? सर कुछ भी नहीं, इसमें सीधा सीधा क्या लिखते हैं हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलो मुझे लाइन से बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं। लाइन से बताते जाओ फटाफट से फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं। तो सबसे पहला बताओ, सबसे पहला क्या है? ड्राइंग ऑफिस सैलरी। तो आप यहाँ लिखोगे ड्राइंग ऑफिस सैलरी। ड्राइंग ऑफिस सैलरीज कितना अमाउंट है इसका? 48,000। तो यहाँ पे लिखोगे 48। नेक्स्ट क्या है फैक्ट्री के बाद? नेक्स्ट क्या है बताओ इसके बाद? रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीन। तो यहाँ लिखेंगे रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है? 53,000। तो ये आ गया 53,000। नेक्स्ट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कहाँ का है? ये फैक्ट्री का है, ठीक है। कितना अमाउंट है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। नेक्स्ट बताओ क्या है फैक्ट्री का? तो नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कितना है? 35,500। 35,500, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या है बोलो? उसके बाद है गैस एंड वाटर चार्जेस। गैस एंड वाटर चार्जेस। गैस एंड वाटर चार्जेस कितना है बोलो? 7,500 रुपया। 7,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या है? मैनेजर सैलरी भी आएगा ना। मैनेजर सैलरी, ठीक है। कौन सा हिस्सा? खाली फैक्ट्री वाला पोर्शन। कितना आएगा बोलो? 50,000 रुपये। नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो? उसके बाद है लूज टूल्स रिटर्न ऑफ। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब क्या होता है? सिंपल समझो आप, डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट है? 8,000। तो यहाँ लिखेंगे 8,000, ठीक है। सबका टोटल कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? बताओ फटाफट से यहाँ तक कोई डाउट? चलो हम लोग एक बार चेक कर लें। हम लोग ने सब कुछ ले लिया, ड्राइंग ऑफिस सैलरी ले लिया। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ड्राइंग ऑफिस सैलरी ले लिया, फिर क्या है बोलो इसके बाद से? रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीन ले लिया, रेंट रेट्स ले लिया, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन ले लिया, फिर उसके बाद से गैस एंड वाटर चार्जेस ले लिया, मैनेजर सैलरी ले लिया, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ ले लिया, ठीक है। चलो सबको ऐड करो। 48,000, 53,000, 15,000, नेक्स्ट 35,500 प्लस 7,500 प्लस 50,000 प्लस 8,000। चेक करते हैं। 48, 53, 15, 35, 7, 50 और 8। तो टोटल कितना आ गया बोलो? 2,17,000। ये कितना हो गया? 2,17,000। अब इस अमाउंट में इसको ऐड करते हो, हाँ या ना? ठीक है, ऐड करो। कितना आएगा? 1836। तो यह आ गया 20,53,000। 20,53,000। अच्छा आपको दिखेगा नहीं ना शायद यहाँ पे। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, शायद आपको नहीं दिखे वहाँ पे। अच्छा मेरा मार्कर ख़त्म हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा।
कोई बात नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन चेंज कर लेंगे, थोड़ा भी नहीं चल रहा है ना। चलो मैं एक काम करूं, देखो मैं ना आज लिखता हूँ ब्लू पेन से, ब्लू पेन दिख रहा है, चलो यहाँ से ब्लू पेन से लिखता हूँ। तो इसका टोटल कितना आ गया था, 20,53,000। क्या नाम होगा इसका, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट से। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। अब इसमें आपको क्या ऐड लेस करना होता है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। दोनों ही नहीं है क्वेश्चन में, तो ये भी कितना आ जाएगा, 20,53,000। इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम है फैक्ट्री कॉस्ट, इसका नाम क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। चलो इसमें क्या ऐड करते हो आप, इसमें क्या ऐड करते हो, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, राइट। चलो तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं, फटाफट से चलो बताओ लाइन से मुझको। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं बताओ फटाफट से मुझको। सबसे पहला ऑफिस ओवरहेड कौन सा है, सबसे पहला ऑफिस ओवरहेड कौन सा है बताओ जल्दी। मेरे ख्याल से सबसे पहला है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, राइट, 8,000 रुपये। सबसे पहले रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना था, 8,000 रुपये, राइट, 8,000 ही है ना, हाँ। नेक्स्ट बोलो ऑफिस में, ऑफिस कन्वेंस 15,500, ऑफिस कन्वेंस कितना अमाउंट है, 15,500। अच्छा ये ई कर लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बोलो, ऑफिस में डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 3,000, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर कितना है बोलो, 3,000 रुपये। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डायरेक्टर फीस 30,000 रुपये, डायरेक्टर फीस कितना आएगा यहाँ पे, 30,000 रुपये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, गैस एंड वाटर 1,500, गैस एंड वाटर चार्जेस कितना आएगा, 1,500 रुपया। नेक्स्ट इसके बाद मैनेजर सैलरी, याद है ना आपने बांटा है मैनेजर सैलरी को, मैनेजर सैलरीज कितना है बोलो फटाफट से, 10,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ऑफिस का कोई भी नहीं है ना, ठीक है। चलो इसको क्या कर दोगे आप, टोटल कर दोगे, बताओ टोटल करने पे कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी से बताओ कितना आएगा ये टोटल में, 8,000 प्लस 15,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000 प्लस 1,500 प्लस 10,000, चेक कर लें, 8, 15, 3, 30, 1,500, 10,000, ये कितना हो गया बोलो, 68,000। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 68 प्लस कर दोगे 20, 53 हो गया 21,21,21,000। इसका नाम बताओ फटाफट से, तो इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या ऐड और क्या लेस करना होता है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करोगे। मज़े की बात है दोनों ही गिवन नहीं है, तो इसका ये क्या आंसर आ जाएगा बोलो, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। चलो अब बताओ इसमें क्या ऐड करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। चलो मुझे बताओ फटाफट से कितने सेलिंग के आइटम है, फटाफट बताओ, देख के बताओ फटाफट से कौन सा है क्वेश्चन में देखूं। सबसे पहले सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन 42,
सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन 42,000। नेक्स्ट उसके बाद बताओ सेलिंग का कौन सा आइटम है। कॉस्ट ऑफ कैटेलॉग 10,000। कॉस्ट ऑफ कैटेलॉग प्रिंटिंग 10,000 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बताओ। सेलिंग में कौन सा नेक्स्ट क्या है। ट्रेड फेयर 10,000। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस कितना है बोलो 10,000। सबका टोटल कर दोगे तो ये कितना आएगा टोटल 62 हो जाएगा, राइट। इसका टोटल हो गया 62, इसमें ऐड कर दोगे प्लस 62 तो ये हो जाएगा 21,83,000। फटाफट से बताओ इसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ इसका नाम क्या है। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। इसका दूसरा नाम क्या होता है बोलो जल्दी जल्दी। इसका दूसरा नाम क्या है टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे यहाँ तक ले लिया डायरेक्ट वाला कॉस्ट और इसके बाद से ले लिया इनडायरेक्ट वाला, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मिलाते हो तो क्या मिलता है टोटल कॉस्ट मिलता है। ठीक है, अब इसमें आप एक लाइन छोड़ दोगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस लिखना होता है और फिर क्या लिखोगे सेल्स, राइट। चलो आप मुझे बताओ फटाफट से, क्या आपको प्रॉफिट के बारे में पता है। आंसर नहीं पता है, लेकिन क्या सेल्स के बारे में पता है। पता है। देखो सेकंड एडजस्टमेंट क्या लिखता है, द मैनेजमेंट हैज़ फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस 110% ऑफ कॉस्ट। मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा आपके कॉस्ट का 110%। तो ध्यान से देखो आपका कॉस्ट कितना है 21,83,000, इसका कितना 110% ले लो तो क्या मिल जाएगा आपको सेल्स मिल जाएगा। तो 2083 इंटू 110%, तो ये आ गया 24,01,300, राइट। चलो मुझे फटाफट से बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सर कॉस्ट इतना था बेचा इतने में, तो सीधी सीधी बात है क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2,18,300। तो बोलो ये क्या है, ये है प्रॉफिट। ये क्या है बोलो प्रॉफिट। और मज़े की बात है बताओ क्या है मज़े की बात, सम ख़त्म हो गया, सम ख़त्म हो गया। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने अब तक कितने सम्स कर लिए बोलो। हम लोगों ने अब तक टोटल 3 सम्स कर लिए। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा किया था क्वेश्चन नंबर 7, फिर कौन सा किया क्वेश्चन नंबर 8, फिर कौन सा किया क्वेश्चन नंबर आज 10 किया हम लोगों ने। ठीक है, आप पता है आप घर पे कौन सा सम ट्राई करोगे। आपको घर पे ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 13, 13 आपको ट्राई करना है घर पे। ठीक है, कर सकते हो आप, सिंपल सम है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। होप आपको ये पूरा सम समझ में आया है। और हाँ, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स अपने कंप्लीट करते रहने हैं, ये नहीं कि बस देख लिया बस लिखा नहीं है आपने। तो एक तो आप देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लेक्चर देखने ऐसे टाइम से बैठो, आप लेक्चर देखने ऐसे टाइम से बैठो, अब 1 शॉट में पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लो। अब ऐसा अगर आप 10-10 मिनट करके देखोगे ना तो आपको हो सकता है नहीं समझ में आए। तो आपको क्या करना है बोलो, पूरा लेक्चर 1 शॉट में कंप्लीट करना है और जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसको तुरंत आपको क्या कर लेना है नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो अब तक हम लोग ने 3 सम कंप्लीट कर लिया। तीनों ही सम आपको वापस से अपने होमवर्क बुक में या फिर प्रैक्टिस बुक में आप बिना देखे फेयर बुक को नहीं देखना है, बिना फेयर बुक देखे आपको खुद से सॉल्व करना है। तो क्या होगा बोलो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ आपको आ रहा है। फिर आपको और कौन सा सम घर पे ट्राई करना है बोलो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो आज का लेक्चर है आप उसको नोट डाउन करोगे। फिर जो तीनों सम है ध्यान से सुनो, जो तीनों सम है प्रैक्टिस बुक में खुद करना है बिना फेयर बुक देखे हुए। और इतना हो जाए तो फिर आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करना है अपने प्रैक्टिस बुक में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।